सबसे नाजुक यदि कोई चीज होती है वो है रिश्ता, और उसके बाद आता है भरोसा। अमरावती की मर्डर मिस्ट्री, रिश्तों की आड़ में छिपा भक्षक। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर चंदू सुरजेतिया और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज चैनल। भरोसा एक ऐसा शब्द है जो किसी भी रिश्ते की बुनियाद होता है, लेकिन क्या हो जब साए की तरह साथ रहने वाला वो सबसे करीबी शख्स ही अंदर आपके कत्ल की पटकथा लिख रहा हो। अमरावती के मारडी रोड स्थित तपोवन पहाड़ी के जंगलों में एक 21 वर्षीय होनहार नर्स काजल की बेरहमी से हत्या कर दी जाती है। 2 जून की दोपहर को जब एक गहरे खड्डे से उसकी अधजली लाश मिलती है तो कानून से लेकर रिश्तों की पवित्रता सब कुछ तार-तार हो जाता है। शुरुआती 72 घंटों तक अमरावती की पुलिस उसके मंगेतर और उसके पुराने मित्र के इर्द गिर्द घूमती रही। जिला अस्पताल के बाहर प्रहार जनशक्ति संगठन और मृतका का सगा मामा इन कैमरा पोस्टमार्टम और फांसी की मांग को लेकर उग्र आंदोलन कर रहे थे। अमरावती की पुलिस पूरी तरह अंधी गली में थी, लेकिन शुरू होती है क्राइम ब्रांच की स्वतंत्र जांच, जो रिश्तों के सबसे पाक मुकटे को उतार कर रख देती। इस तफ्तीश में असली कातिल का नाम सामने आते ही पुलिस के भी होश उड़ जाते हैं। फांसी की मांग करने वाले प्रहार संगठन और मृतका के मामा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और परिवार वालों को तो जैसे लपा मार जाता। आखिर कौन है वो कातिल जिसने अपनों के ही खून से अपने हाथ रंगे? देखिए हमारी इस विशेष खोजी रिपोर्ट में, रिश्तों की आड़ में छिपा भक्षक। आखिर कातिल कौन है? आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी अपने आसपास की है, जिसमें सस्पेंस भी है, ड्रामा भी है और थ्रिलर भी है। अमरावती शहर से सटा हुआ गांव राजूरा गांव गाड़गे नगर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत आता है, जहां 21 वर्षीय काजल अपनी सगी मौसी के साथ रहती थी। मौसी के यहाँ हमेशा उसका आना जाना लगा रहता है। जब भी अमरावती आती है वो मौसी के घर ही रहती है। मौसी भी उसे अपने बेटी की तरह पालती थी। इसी घर में मौसी का लड़का चेतन भी रहता था। काजल और चेतन एक ही आंगन में भाई बहन की तरह हंसते खेलते बड़े हुए। काजल खुद एक स्थानीय अस्पताल में नर्स का काम करती थी। दूसरी तरफ काजल के सगे माता पिता, उसका मामा ग्रामीण इलाके में एक अलग गांव में रहते थे, जो एकदम साधारण मजदूरी करने वाले सीधे साधे लोग। काजल की जिंदगी में एक नई खुशी आने वाली थी। उसकी शादी आने वाली 25 जून को अमरावती के ही मंगेतर से तय हुई थी। हालांकि मंगेतर काजल के माता पिता और मौसी मौसा की पसंद का लड़का नहीं था। परिवार इस शादी के खिलाफ था, लेकिन काजल की जिद के आगे झुककर आखिरकार पूरा परिवार इसके लिए तैयार हो गया था। मंगेतर भले ही बड़ों को पसंद नहीं था, लेकिन वह काजल की मां और उसकी दादी से लगातार फोन पर बात करता रहता था। 31 मई की दोपहर अमरावती में सूरज आग उगल रहा था। मंगेतर की सगी बहन अमरावती के एक अस्पताल में भर्ती थी। काजल खुद एक नर्स थी, इसलिए वह अपनी होने वाली ननद का हाल जानने के लिए अस्पताल जाने वाली थी। काजल ने मंगेतर को 2:30 अस्पताल आने की इच्छा बताई और मंगेतर खुद उसे लेने राजूरा गांव आने वाला था। लेकिन धूप को देखते हुए काजल ने उसे मैसेज किया, बाहर बहुत तेज धूप है, तुम इतनी दूर राजूरा मत आओ। मैं भाई चेतन के साथ आ रही हूं, तुम अस्पताल में ही रुको। काजल का प्रोग्राम तय था कि वह दवाखाने जाएगी, जहां वह मंगेतर से मिलेगी और फिर चेतन उसे तापड़िया मॉल घुमाकर वापस राजूरा लाएगा। काजल शाम 4:30 बजे अपने घर से अकेले पैदल निकली। वह पैदल चलते हुए गजानन महाराज मंदिर की तरफ बढ़ी, जहां चेतन पहले से ही दोपहर 2:30 बजे से अपनी बाइक को लेकर मौजूद था। मंदिर पर दोनों मिले, फिर वहां से आगे सुनसान रास्ते पर पैदल घूमते हुए आगे बढ़ गए। ये हमेशा इस प्रकार यहाँ घूमते रहते थे। इससे पहले भी कई बार ऐसे वो जंगल में घूमते हुए देखे गए।
दोनों आगे बढ़ते गए, दोनों बात कर रहे थे और आगे बढ़ते ही जा रहे थे। उधर अमरावती शहर के उस दवाखाने के पास एक होटल में मंगेतर अपनी मेज पर बैठा नाश्ता कर रहा था। वह बार बार होटल के दरवाजे की तरफ देखता, घड़ी की सुइयां निहारता। शाम के 5 बज गए, फिर 6 बज गए, रात हो गई। मंगेतर ने काजल के नंबर पर कई कॉल किए, लेकिन फोन बंद आ रहा था। मंगेतर को लगा कि शायद दोनों भाई बहन रास्ते में कहीं रुक गए होंगे या मॉल चले गए होंगे। वह उसी मेज पर बैठा अपनी होने वाली पत्नी का इंतजार करता रहा, लेकिन काजल उस दवाखाने तक नहीं पहुंची। इस बात से घबराए मंगेतर ने 31 मई को ही रात को काजल की माँ और उसकी दादी को फोन लगाया। उसने कहा, मम्मी काजल अभी तक अस्पताल नहीं पहुंची, उसका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है, क्या वह घर लौट आई है? घर में सन्नाटा पसर गया, लेकिन सीधे साधे मजदूर माता पिता और मौसी को लगा कि काजल स्वभाव से थोड़ी स्वतंत्र थी और शायद इससे पहले भी वह 1-2 बार बिना बताए कहीं चली गई थी, इसलिए वह इस बार भी कहीं गई होगी और 1-2 दिन में वापस आ जाएगी। इसी उम्मीद में 2 दिन बीत जाने के बावजूद भी परिवार के किसी भी सदस्य ने या भाई चेतन ने पुलिस स्टेशन में काजल के गायब होने की कोई सूचना दर्ज नहीं कराई। वे काजल को वे आसपास ही ढूंढ रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि इन 2 दिनों के सन्नाटे के पीछे क्या छुपा है। काजल के गायब रहने के पूरे 2 दिन बाद, यानी 2 जून को, तपोवन पहाड़ी के जंगल से गुजर रहे किसी अनजान व्यक्ति को गड्ढे में एक आधा जला हुआ शव दिखाई दिया। उस अनजान शख्स ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम 100 नंबर पर इस खून की खबर दी। देखते ही देखते पहाड़ी पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। सायरन बजाती हुई गाड़गे नगर पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। गड्ढे में एक जली हुई युवती का शव, सिर पर गहरे जख्म थे। 2 दिन से गायब काजल की खबर जब राजूरा और उसके माता पिता के गांव तक पहुंची तो बदहवास हालत में लड़की के माता पिता और रिश्तेदार भी तपोवन पहाड़ी पर उस भीड़ में जा पहुंचे। जब उन्होंने अजले शव को अवशेष और कपड़े देखे तो माता पिता की तो चीख निकल गई। वो उनकी लाडली बेटी काजल ही थी। गाड़गे नगर पुलिस ने प्राथमिक सूचना के आधार पर अज्ञात कातिल के खिलाफ गुनाह दर्ज कर दिया, शव का पंचनामा किया और आगे की वैधानिक कार्रवाई के लिए लाश को तुरंत अमरावती जिला सामान्य अस्पताल में भेज दिया, जहां उसका पोस्टमार्टम होना था। इसके बाद तुरंत केस की संवेदनशीलता को देखते हुए फाइल अमरावती क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर कर दी गई। सारी जिम्मेदारी क्राइम ब्रांच की तरफ सौंप दी गई कि इस कातिल का पता लगाना है। 2 जून की शाम जिला सामान्य अस्पताल के बाहर का माहौल बेहद तनावपूर्ण हो। जब काजल के शव का पोस्टमार्टम चल रहा था तब अस्पताल परिसर में काजल के सगे संबंधी, राजूरा गांव के लोग और कई सामाजिक राजनीतिक संगठन के पदाधिकारी भारी संख्या में उपस्थित थे। विशेष रूप से प्रहार जनशक्ति संगठन के पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां आक्रोश जता रहे थे। काजल के माता पिता और रिश्तेदारों ने पुलिस के सामने अपना सबसे पहला शक काजल के पुराने दोस्त पर जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुराना मित्र उसे बार बार परेशान कर रहा था। इसी खुन्नस में शायद उसने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है। काजल कैंपेनिंग माझी मुलगी आता आपल्याला असं नेमकं पहिले काही माहीत नव्हतं, पण ते जे भेट पाहिल्यानंतर आम्ही ते पण तो हा संविधान नेहमीच ते आम्हाला असे सांगत होती टॉर्चर करते म्हणून, हो, पण आम्ही थोडस इग्नोर केलं. ठीक आहे. महाराष्ट्रामध्ये काय चालू अरे आता हे 25 तारखेला त्याचं मॅरेज ठरलं होतं, पण आता हे काय घटना घडली आम्हाला, पण ज्यांनी काही केली घटना घडवली त्यांना अशी कठोर शिक्षा द्यावं आणि अशीची शिक्षा द्यावी, हे सर्वात विनंती आहे.
रोते विलखते माता पिता संगठन के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल के बाहर सीधे नारे लगाते हुए कातिल को फांसी की सजा देने की मांग। इसी बीच प्रहार संगठन के पदाधिकारियों ने मामले में एक बड़ा कानूनी मुद्दा उठाते हुए संदेह जताया कि मृतका के साथ हत्या से पहले जबरदस्ती की गई हो सकती है। उन्होंने पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाते हुए मांग रखी कि काजल का पोस्टमार्टम इन कैमरा रिकॉर्डिंग के साथ होना चाहिए ताकि कोई भी सबूत छुपाया ना जा सके और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा मिल सके। तिच्यावर अतिप्रसंग केलेला आहे, ही आम्हाला 100% असा त्याच्यावर संशय आहे, नातेवाईकांना संशय आहे करता आज आम्ही पोलीस ठाणेदाराला आणि सीएसला आमचे पत्र दिलं आहे की तिची जे पोस्टमार्टम आहे त्या मुलीचं पोस्टमार्टम आहे ते इन कॅमेरा झालं पाहिजे। इन कॅमेरा पोस्टमार्टम झाल्यामुळं तिच्यात जे घटना झाली आहे, कोण कोण दोषी आहे, किती लोक दोषी आहे, ते सर्व दोषींना कडक शिक्षा झाली पाहिजे। क्राइम ब्रांच की टीम ने जब कड़ियां जोड़नी शुरू की तो परिवार के आरोपों के आधार पर पुराने दोस्त के साथ साथ मंगेतर भी पुलिस के रडार पर आ गया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी ने मंगेतर को हिरासत में लेकर उसकी बेहद बारीक, सघन और कड़ी जांच, माइक्रो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। उसके होटल में रुकने, उसकी बीमार बहन के अस्पताल के रिकॉर्ड्स और उसकी टाइमलाइन को खंगाला जाने लगा। क्राइम ब्रांच 3 दिनों तक इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमती रही, लेकिन मंगेतर और समाधान के खिलाफ कत्ल से जुड़ा कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था। 8 तारीख आ चुकी थी, लेकिन क्राइम ब्रांच के पास भी इस असली मिस्ट्री का कोई भी पुख्ता सुराग नहीं था। साथ इसी बीच महाराष्ट्र के डीजीपी, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस सदानंद दाते का अमरावती में आढ़ावा दौरा था। बैठक में जब इस ब्लाइंड मर्डर का जिक्र आया तो डीजीपी सदानंद दाते ने अमरावती पुलिस और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों को कड़ी चेतावनी दी। उन्होंने पुलिस को किसी भी हड़बड़ाहट या अंधी थ्योरी से बचने की नसीहत देने के लिए बुल्हाना जिले के जलगांव जामोद में हुई एक पुरानी खौफनाक घटना का उदाहरण दिया। महाराष्ट्र के डीजीपी सदानंद दाते साहब ने बताया, जलगांव जामोद में एक पुलिस ने ऐसी ही एक जली हुई लाश मिलने की लापरवाही दिखाई। उन्होंने बिना पुख्ता जांच के एक लड़की के सीधे साधे माता पिता को ही कातिल मानकर कटघरे में डाल दिया था और बाद में वही लड़की जिंदा वापस आ गई। उस लापरवाही के कारण पूरी पुलिस महकमे में थूथू हुई है। अमरावती पुलिस ऐसी गलती बिल्कुल ना दोहराए, कड़ियों को वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से जोड़ो। अमरावती पुलिस ने भी उस लड़की का डीएनए टेस्ट करवाया। हालांकि लड़की की पहचान हो चुकी थी, लेकिन जलगांव जामोद की घटना ने पुलिस को चौकन्ना कर दिया। डीजीपी साहब की इस चेतावनी के बाद जांच टीम पूरी तरह अलर्ट हो गई। इसी दौरान इस केस की शुरुआत में टेक्निकल कड़ियां जोड़ रहे क्राइम ब्रांच के अधिकारी संदीप चौहान का ट्रांसफर राजापेट पुलिस स्टेशन में हो गया। केस की संवेदनशीलता को देखते हुए अमरावती के सीपी साहब ने एक बड़ा फैसला लिया। सीपी साहब के विशेष आदेशानुसार संदीप चौहान को राजापेट का चार्ज संभालने के बावजूद इस केस की जांच की पूरी स्वतंत्रता दी गई और इसे अपने हाथ में रखकर पूरी तरह सुलझाने का निर्देश दिया गया। यहीं से संदीप चौहान ने इस पूरे ब्लाइंड मर्डर की कमान अपने हाथ में ली और जांच को एक बिल्कुल नई, स्वतंत्र और तकनीकी दिशा दी। क्राइम ब्रांच के संदीप चौहान ने तपोवन और राजूरा गांव का पूरा दौरा किया। आने जाने वाले सभी रास्तों की गहनता से जांच की और गांव को जोड़ने वाले सभी 5 संभावित एग्जिट, निकासी रास्तों के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। 31 मई की दोपहर 4:30 बजे काजल अपने घर से अकेले पैदल निकलती तो दिखी। वह पैदल चलते हुए गजानन मंदिर की तरफ गई, लेकिन उन 5 रास्तों के कैमरों में वह कभी बाहर आती हुई नहीं दिखी। संदीप चौहान समझ गए कि लड़की तपोवन के उस 1 किलोमीटर के ब्लाइंड स्पॉट के अंदर ही थी। तब उन्होंने उस चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया जिस पर भाई बहन के पवित्र रिश्ते के कारण पहले किसी ने शक नहीं किया था। वो था मौसेरा भाई चेतन। संदीप चौहान ने तकनीकी सर्वेलेंस के आधार पर चेतन की पूछताछ के लिए बुलाया। जब उसका मोबाइल फोन जब्त कर उसके रिसाइकल बिन को रिकवर किया गया तो पुलिस के होश उड़ गए। चेतन के दिमाग में लड़कियों के प्रति एक अजीब और विकृत किस्म का कीड़ा चलता था।
वह अमरावती की सड़कों पर लड़कियों का पीछा करके चुपके से उनकी तस्वीरें लेता था। मोबाइल से लड़कियों के ऐसे ढेरों फोटो मिले और उनमें कुछ फोटो काजल के भी थे, जो चेतन ने तब खींचे जब बेखबर होकर अपने कपड़े बदल रही थी। चेतन के पिता ने उसे दोपहर में कोचिंग जाने के लिए 100 का एक नोट दिया था, जिससे वह पेट्रोल भराने वाला था। कत्ल को अंजाम देने के बाद 21 मई को शाम 5:48 पर जब चेतन सबूत मिटाने के लिए पेट्रोल की तलाश में निकला, चेतन सबसे पहले तपोवन गेट पर स्थित राजू की पान टपरी पर पहुंचा और बोतल में पेट्रोल मांगा, लेकिन राजू ने मना कर दिया। इसके बाद वह सड़क पर भटकते हुए 4 से 5 अलग अलग राहगीरों से पेट्रोल मांगने लगा। अपनी गाड़ी बंद होने का बहाना बनाया, लेकिन किसी ने उसे पेट्रोल नहीं दिया। वहां से नाकाम होने के बाद चेतन वड़ाली पुल के पास पहुंचा, जहां गैरकानूनी रूप से बोतलों में पेट्रोल बेचा जाता था। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 112 रुपये था, लेकिन टपरी वाले ने ब्लैक में 170 रुपये प्रति लीटर मांगा। चेतन ने पिता के दिए 100 रुपये के नोट में अपनी जेब से कुछ और पैसे मिलाए और पूरे 170 रुपये का ब्लैक पेट्रोल, माचिस और सिगरेट खरीदी। वह वापस गया, लाश पर पेट्रोल छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया। क्राइम ब्रांच के अधिकारी संदीप चौहान ने कोई बल प्रयोग नहीं किया। उन्होंने पुलिस थाने में एक बंद कमरे में राजूरा से आए मृतक के मौसेरे भाई, उसके पिता काजल के मौसा, काजल के असली मजदूर माता पिता, सीधे चाचा और मामा को आमने सामने बिठाया। परिवार के इन सभी बुजुर्गों की मौजूदगी में संदीप चौहान ने चेतन के सामने 10 तीखे सवाल दागे। जब चेतन ने खुद सीसीटीवी की टाइमलाइन, मोबाइल से मिली काजल की आपत्तिजनक तस्वीरों और वड़ाली पुल के पेट्रोल विक्रेता की गवाही से घिरा पाया, तो अपने ही पिता और मजदूर मौसा के पैरों में गिर पड़ा और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। यहीं पर संदीप चौहान के सामने कत्ल की वो खौफनाक कहानी बयां की, जिसने सुनकर सबकी रूह कांप गई। चेतन ने बताया कि उसने वह लोहे की रॉड करीब 1.5 महीने पहले ही गजानन महाराज की पहाड़ी के जंगल के रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिपा कर रख दी थी। उसका कहना था कि उस पहाड़ी वाले सुनसान रास्ते पर अक्सर कई बार असामाजिक तत्वों के बीच झगड़े हो जाते हैं और वह काजल अक्सर वहां पैदल घूमते थे, इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने वह भारी रॉड वहां पर छिपा के रखी थी। 31 मई की शाम को जब वह मंदिर से काजल से मिला तो दोनों वहां से पैदल घूमते हुए आगे बढ़े। तपोवन पहाड़ी के पास सुनसान जगह लाकर पुलिस का मानना है कि उसने काजल पर गलत नियत से दबाव बनाया। काजल ने रोते हुए इस मौसेरे भाई की इस घिनौनी हरकत का कड़ा विरोध किया और कहा कि वह अभी दवाखाने इंतजार कर रहे मंगेतर और घर जाकर अपनी मौसी और मौसा को सब बता देगी। इसी बात से खपा होकर और बदनामी के डर से चेतन ने सिर पर खून सवार हो गया, पर उसने यह बात कबूल नहीं की। उसने कहा कि उसने पेड़ के पीछे छिपाई लोहे की रॉड निकाली और काजल के सर पर ताबड़तोड़ कई वार कर दिए। काजल के गिरते ही उसने उसे गहरे गड्ढे में धकेल दिया और फिर पेट्रोल लाने गया, लाकर आग लगा दी। सीपी साहब के विशेष आदेश और अपनी अटूट कर्तव्य निष्ठा की बदौलत संदीप चौहान ने राजापेट ट्रांसफर होने के बावजूद अपनी इस पूरी स्वतंत्र जांच को खुद अंजाम तक पहुंचाया। पूरे वैज्ञानिक सबूतों, गवाहों की कड़ियों, इन कैमरा पोस्टमार्टम के फॉरेंसिक साक्ष्यों और पुख्ता कबूलनामे के साथ क्राइम ब्रांच के संदीप चौहान ने कातिल चेतन को पूरे एविडेंस के साथ गाडगे नगर पुलिस के हवाले कर दिया। गाडगे नगर पुलिस ने आगे की कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपी को आधिकारिक रूप से हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। भले ही कातिल सलाखों के पीछे है, लेकिन गाडगे नगर पुलिस और अदालत के सामने अभी भी सबसे बड़ी कानूनी चुनौती खड़ी है। अदालत में कत्ल का पुख्ता मकसद यानी मोटिव साबित करना है। चेतन ने पुलिस के सामने यह तो कबूल कर लिया कि उसने हत्या कैसे की, रॉड कहाँ छिपाई थी और पेट्रोल कहाँ से लाया था, लेकिन अब भी अदालत के सामने और पुलिस के सामने इस बात को घुमा रहा है कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या यह सिर्फ एक तरफा मानसिक सनक थी या मोबाइल में छुपे उन लड़कियों के फोटो के पीछे कोई भयानक राज था।
अमरावती पुलिस सीपी साहब के मार्गदर्शन और गाड़गिनर थाना इस आखिरी सस्पेंस को पर्दा उठाने के लिए चेतन से कड़ाई से पूछताछ कर रहे हैं, ताकि राजूरा में रहने वाले उस बेबस मौसी प्रहार संगठन के आंदोलनकारी और काजल के सीधे माता पिता को पूरा न्याय मिल सके, जिसका संसार इस कत्ल के साथ हमेशा के लिए उजड़ गया था। आप देख रहे थे ये ब्लाइंड मर्डर की कहानी जो अमरावती में ही हमारे परिसर में हमारे सामने घटी है।